नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं 5 की पड़ताल। नीतीश कैबिनेट में विभाग का बंटवारा तो हो चुका है। इस बार मंत्रालय के बंटवारे में बीजेपी का पावर गेम देखने को मिला। इस बार गृह विभाग बीजेपी के पास और इसका जिम्मा सम्राट चौधरी के हाथ में है। विभाग संभालते ही सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि अपराधियों की अब खैर नहीं, अब योगी स्टाइल में भी अपराधियों पर वार करने की तैयारी में है। दूसरी बात यह भी निकल कर आ रही है कि नीतीश सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार बैकफुट पर रही है। विपक्ष ने चुनाव के दौरान और उससे पहले कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर चौतरफा वार किया था। शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि बीजेपी ने इस बार गृह विभाग अपने पास रख लिया। वहीं पहली बार नीतीश के हाथ से गृह मंत्रालय निकलने को लेकर विपक्ष अब हमलावर नजर आ रहा है। आखिर क्या है इसकी वजह, करेंगे आज इसी पर बड़ी बहस 5 की पड़ताल में। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बिहार में नीतीश कुमार भले ही 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हों, लेकिन सरकार की कमान बीजेपी के हाथ में नजर आ रही है। बिहार में इस बार हर क्षेत्र में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। गुरुवार को शपथ ग्रहण के बाद कल विभागों का बंटवारा किया गया और इस बार बीजेपी ने गृह मंत्रालय समेत कई बड़े मंत्रालयों पर कब्जा किया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर बिहार के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं जरूर बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। वहीं बीजेपी के पास गृह मंत्रालय आने के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब सरकार नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी के इशारे पर चलेगी। हम आपको बता दें कि पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेदारी गठबंधन के किसी सहयोगी को सौंपी है। आरजेडी तो दूर, नीतीश कुमार ने बीजेपी को भी कभी गृह विभाग नहीं दिया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। फिर भी न तो बीजेपी और न ही आरजेडी गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से ले पाई थी। लेकिन इस बार माहौल बदला बदला नजर आ रहा है। अब इसके पीछे सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार की मजबूरी थी कि उसे ये सौदा मंजूर करना पड़ा, या फिर बीजेपी बिहार में अभी से मिशन 2030 में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, भाई जीत हुई, उसके बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया शपथ के बाद। एक खास बात और एक बड़ा फेरबदल इस बार देखने को मिला है कि भाई बीजेपी के पास आया है गृह मंत्रालय। क्या बड़ी वजह रही कि भाई बीजेपी ने इस बार इसको अपने पास रखा है, सम्राट चौधरी के हाथ पे कमान है? देखिए, मैं बता दूं आपको सुधा जी कि यह एक विश्वास है। हमारे आदरणीय बिहार का आदरणीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक विश्वास किया है कि ये जो है ना, जो भी हम दे रहे हैं लाइन ऑर्डर, वह डिजर्व करते हैं। हमारे आदरणीय बिहार का विराट चौधरी सम्राट जो डिप्टी सीएम के रूप में अभी सब मान्यता के रूप में है, तो वो डिजर्व करते हैं, इसलिए वो श्रद्धा से, ऐसा कुछ नहीं है। और इनको बहुत अच्छा हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी को यह मौका मिला है, इसके लिए मैं भी धन्यवाद तहे दिल से देता हूं कि कम से कम बिहार के विराट चौधरी सम्राट को यह मौका लाइन ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए एक नौजवान डायनेमिक पर्सनालिटी सम्मान नेता के हाथ में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सौंपी है। और उन्होंने ये भी कहा है आदरणीय हमारे सम्राट चौधरी जी ने कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और सानिध्य में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में हमको लाइन ऑर्डर को कैसे अच्छे तरह से चला करके बिहार मिशन 2030 विकासशील बिहार से विकसित बिहार की ओर ले जाना, यह हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है, पांचों पांडवों का, जिसमें हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी के ऊपर भरोसा जताया गया है। यूपी की तर्ज पर अब क्या चलने वाले हैं सम्राट चौधरी? क्योंकि कल जिम्मेदारी मिली, आज
एनकाउंटर्स भी होने शुरू हुए हैं, अपराधियों पर लगाम लगनी भी शुरू हो चुकी है। तो क्या समझा जाए, जैसे यूपी में जिस तर्ज पर चलते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, जो जिस भाषा में बोलेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो यही समझा जाए? एकदम श्रद्धा जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ न्याय के साथ विकास होगी और न्याय के साथ लाइन ऑर्डर हम लोग दुरुस्त करेंगे। और सही बात है कि जो जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में हमारा प्रशासन बात करेगी, इसमें नो डाउट। यदि जो गलत करने वाले लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी में भय दहशत फैला के रखते हैं, वैसे लोगों को नाचने का काम हमारे आदरणीय डायनेमिक पर्सनालिटी सम्राट चौधरी जी और हमारे बिहार की जो लैंड ऑर्डर दुरुस्त कर रहे हैं हमारे बिहार की पुलिस, बिहार पुलिस और हमारे डीजीपी एकदम मुस्तैद है रे भाई कि बिहार में किसी तरह से किसी कोना से पत्ता नहीं खड़खड़ाना चाहिए। यदि पत्ता खड़खड़ाएगा, लैंड ऑर्डर में थोड़ा सा भी कोई बिगड़ डालने का रोल करेगा तो उसको ये प्रशासन बिहार की उसको मटिया मेट कर देगी, या तो जेल के पीछे डाल करके उनको सुधारने का काम करेगी। यही होने जा रहा है। और क्योंकि बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता ने आशा भरी निगाहें से हमें एनडीए की सरकार को चुना और जंगल राज को हटाया है, तो उनके आशा पर खरा उतरना मेरा परम कर्तव्य बनता है। शांति, भय मुक्त बिहार और प्लान मुक्त चलिए, अभी बिहार तो और शुरुआत रोजगार हुई युक्त है, बिहार अब बनाने ये का जो कितना सपना है, शांति वो और हम लोग भय पूरा मुक्त करेंगे। बिहार होगा, धीरे धीरे पता चलेगा। शुरुआत हुई है, लेकिन शुरुआत धमाकेदार हुई है, ये मैं जरूर कह सकती हूँ। हमारे साथ हिमांशु सिंह, प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से जुड़ चुके हैं, अरुण कुमार यादव, प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु जी, अगला सवाल आप ही से पूछ लेती हूँ। हर बार नीतीश कुमार अपने पास रखते थे गृह मंत्रालय, ये पहली बार हुआ है कि गठबंधन के किसी और दल के पास, यानी कि बीजेपी के पास ये मंत्रालय गया है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार जो चुनाव में अपनी भूमिका दिखाई है और जो प्रचंड सीट बीजेपी को मिली है, क्या ये एक बड़ी वजह रही होगी कि बीजेपी के पास गृह मंत्रालय? जी बिल्कुल भी नहीं, ये वजह तो नहीं है। एनडीए है जो बिल्कुल एकजुट है, हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े थे। और गठबंधन धर्म होता है, उसमें पार्टी में विभागों का जो बंटवारा किया जाता है वो आपस में सहमति और समन्वय के आधार पर किया जाता है। तो गृह मंत्रालय नीतीश जी के हाथों में 20 वर्षों से था, वो अभी भी उनके हाथों में है। वो सरकार के मुखिया तो नीतीश जी ही है। अल्टीमेटली जो भी विभाग है, अल्टीमेटली उसके जो फाइल होते हैं नीतीश जी के पास ही आते हैं। और कैबिनेट की जो मीटिंग होती है पहले उसकी तो अध्यक्षता सम्राट भी जी से मुख्यमंत्री होते नीतीश हुए ही कुमार ही सारी करेंगे। चीजें गुजरेंगी तो ना। अल्टीमेटली अल्टीमेटली है जो तो वही मुखिया है सरकार के, तो अभी सुनिए भी ना उनके हिमांशु अंडर में जी, है। जो 20 वर्षों से उन्होंने सुशासन की सरकार जो स्थापित की थी वो आगे भी कंटिन्यू है और जनता ने इसी के लिए हमें मैंडेट भी दिया है। ठीक है हिमांशु जी, आपने कहा कि अल्टीमेटली देखेंगे तो सब नीतीश जी ही, तो ऐसे तो हर विभाग के लिए मैं कह सकती हूँ, लेकिन ये भी आपको पता है कि जब सम्राट चौधरी को वो विभाग सौंप दिया गया है तो जाहिर है सबसे पहले वही उसकी पूरी तरीके से देखरेख करेंगे। कोई बहुत ही रेयर मामला हुआ तब जाकर मुख्यमंत्री के पास जाया जाता है, ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इसीलिए मैंने जानना चाहा कि भाई, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पिछले कुछ महीनों की बात करूं, चुनाव से पहले की बात करूं, चुनाव के दरमियान एक बड़ा मुद्दा ये रहा, तो एक बड़ी वजह रही कि बीजेपी ने कहा कि नहीं भाई, हम इस बार जवाब देंगे और हम इसको अपने पास रख लेते हैं, इस विभाग को सम्राट चौधरी को सौंप देते हैं। देखिए, हमारा जो राज्य की अवधारणा है वो वेलफेयर राज्य की अवधारणा है, लोक कल्याणकारी राज्य। यहाँ पे जितने विभाग हैं सभी का योगदान होता है। क्या शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण नहीं है? वित्त मंत्रालय महत्वपूर्ण नहीं है? पहले सम्राट चौधरी जी वित्त विभाग उनके जिम्मे था, वहां पे वो काम कर रहे थे। अभी गृह मंत्रालय उनको दिया गया, गृह विभाग। तो सभी विभाग इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरी बात है कि नीतीश जी है जो मुखिया है सरकार के, और संवैधानिक पद होता है। नीतीश जी जो मुख्यमंत्री का पद है, संवैधानिक पद है। तो अल्टीमेटली जो भी ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर सारा कुछ होता है, महत्वपूर्ण चीज वो मुख्यमंत्री के ही हाथ में होता है। सामान्य प्रशासन अभी भी मुख्यमंत्री जी के हाथ में डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष रूप से। तो ये कहना कि विभाग चला गया है गृह मंत्रालय, इसलिए जो सुशासन की सरकार है उसमें किसी तरह का चला गया होगा, ये नहीं है। मैंने ये नहीं कहा चला गया, मैंने ये कहा कि इस बार ये बीजेपी ने अपने पास रखा है। क्या इसकी बातचीत हुई होगी ना, जाहिर है विभागों के बंटवारे से पहले सोचा समझा गया होगा कुछ चीज। गठबंधन में तो बातचीत होती है, आपस में संवाद होता है, समन्वय होता है, सहमति के आधार पर ही चीजें होती है। ठीक है, अरुण कुमार जी का क्या कुछ रिएक्शन है, मैं जरा जान लेती हूँ। अरुण कुमार यादव बीजेपी प्रवक्ता हैं आरजेडी की तरफ से। अरुण जी, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। और अब जो ये विभागों का बंटवारा हुआ, एक बड़ा फेरबदल इस बार देखने को मिला है,
18 लोगों को जिम्मा सौंपा गया है विभागों का, अलग अलग विभागों का। आज से सबने संभालना भी शुरू किया, लगभग सबने। लेकिन एक बड़ा फेरबदल जिसकी चर्चा है और विपक्ष इसको लेकर काफी कुछ कह भी रहा है, काफी कयासों का बाजार भी बिहार में गर्म है इस बार राजनीति को लेकर कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग। देखिए श्रद्धा जी, चर्चा तो स्वाभाविक है और इतिहास को अगर देखेंगे कि नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री हैं, लगातार चाहे एनडीए के साथ हो, सरकार में हो, या फिर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाए हों, तो लगातार गृह विभाग उनके पास रहा है। और यह देखेंगे परंपरा भी रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश की ही एग्जाम्पल ले लीजिए, यूपी का ले लीजिए, चाहे पंजाब का ले लीजिए, हरियाणा का ले लीजिए, महाराष्ट्र का ले लीजिए, ओवरऑल आप देखेंगे तो गृह विभाग जो होता है मुख्यमंत्री के ही पास होता है। तो यह निश्चित रूप से चर्चा का विषय है कि आखिरकार हम लोगों को जो संदेह था और लगातार जिस बात को विपक्ष कहते आ रही थी उस पर मुहर लग गया। मतलब गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाने का मतलब पूरा पावर सेंट्रलाइज भारतीय जनता पार्टी के हाथों होगी। लेकिन उससे आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उससे आप लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई विपक्षी तो सवाल उठाता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। हो सकता है इस बार तब्दीली करने की कोशिश की गई हो कि भाई तब्दीली करके देखते हैं, क्या पता इस बार चीजें और अच्छी हो पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के जिम्मे तो हजारों चीजें होती हैं। मुखिया जैसा कि अभी बताया हिमांशु जी ने, तो इस बार थोड़ी सा फेरबदल किया। श्रद्धा जी, लॉ एंड गृह विभाग जो होता है महत्वपूर्ण विभाग होता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आज तक, चाहे किसी की गठबंधन की सरकार बनी हो, एनडीए के साथ हो या फिर महागठबंधन का, यह विभाग वो अपने पास ही रखे थे, रखने का अब तक काम किए। लेकिन जो आशंका थी, हम लोग बराबर कहते हैं, चूंकि ये जो हिंदी भाषी प्रदेश है ना, भाजपा का एक ही सपना था कि भाई हिंदी भाषी प्रदेश में हम अपनी सरकार बनाएं, अपना मुख्यमंत्री बनाएं। लोगों ने चुना भी तो है ना उन्हें, लोगों ने इतनी जबरदस्त सीट भी तो दी है, 89 सीट्स मिली है भाजपा को। तो आप समझ सकते हैं ना कि लोगों का समर्थन भी मिला है, इसीलिए बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसीलिए क्या हालत आरजेडी की रही ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आप पूरे महागठबंधन की मैं बात कर लूं तो मैं आऊंगी, आपका रुख करूंगी। संजय मिश्रा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, मैं रुख करूंगी आपका। अरुण जी, संजय जी, अब जो इस बार फेरबदल हुआ है, सबसे ज्यादा चर्चाएं इसी चीज की हो रही हैं। हम इसको ये भी तो समझ सकते हैं कि बीजेपी ने सोचा हो कि भाई हर बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष इतने सवाल उठाता है, इस बार जरा इसको अपने हाथ में लेकर देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाए। जैसे यूपी में देखा गया है कि भाई साफ तौर पर सीएम योगी कहते हैं जो जिस भाषा में बोलेगा उसी भाषा में उसको समझाया जाएगा। लेकिन सदा ये कैसे संभव है? दोनों ही दल के लोग आपके टीवी पे हैं और दोनों ही तरह की बातें आ रही हैं। जेडीयू का कहना यह है कि नहीं, विभाग किसी के पास भी हो, सारी शक्ति तो सीएम के पास है। अभी आपने सुना। फिर बीजेपी की ये यदि आप आकलन यदि करती हैं और यदि आप सोचती है कि बीजेपी ये चाह रही होगी, तो फिर उसकी मंशा कैसे पूरी हो सकती है? फिर तो उत्तर प्रदेश की जो लाइन है वो तो बिहार में नहीं चल सकता, यदि या तो नीतीश कुमार जी हो। दूसरी बात, विपक्ष जो कहता है कि भाई शासन बीजेपी के हाथ में चला गया, तो पहली बात कि जेडीयू को एक बार ये भी आरोप लगाती है जेडीयू की नीतीश कुमार ही बीजेपी के हो गए हैं। तो भाई पहले से ही यदि नीतीश कुमार गठबंधन में है, सरकार गठबंधन में है, तो चाहे गृह मंत्रालय उनके पास हो या चाहे बीजेपी के किसी दल के पास हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये देखिए चर्चा का विषय है श्रद्धा, चर्चा क्यों नहीं होगी? जब गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में नीतीश जी के पास 43 विधायक जीतते हैं, तब भी गृह मंत्रालय वो नहीं छोड़ते हैं, सीएम होते हैं। लेकिन पिछले 2 दशक में ये पहली बार देखने को मिला है कि नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय बीजेपी को दिया है। तो चर्चा का विषय तो होना चाहिए, चर्चा का विषय तो है। दूसरी बात, जो बिहार की राजनीति है, जो उठापटक है, उसके ऊपर भी विपक्ष देखिए आंख बंद करके तो नहीं बैठ सकता है। और जहां तक
जहां तक बात है शासन करने का या विपक्ष को दबाने का, एक प्रयास हो सकता है जो विपक्ष अपना आकलन कर रहा है। गृह मंत्रालय के पास शक्तियां होती हैं, ऐसा नहीं नकार सकते कि गृह मंत्री मतलब कि वैसे ही कोई बेकार नहीं, हो नहीं, गया। ये तो हो ही नहीं उप मुख्यमंत्री होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो संवैधानिक पद नहीं है। उप मुख्यमंत्री एक लॉलीपॉप है, आपको ठीक है समकक्ष बैठा दिया गया, लेकिन गृह मंत्रालय का होना कहीं ना कहीं एक शक्ति तो देता ही है। और बीजेपी ने बिहार में शक्ति लेने के लिए प्रयासरत तो रही है शुरू से। पहली बार बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में आकर के यदि वो गृह मंत्रालय भी ना ले, तो मैं कहता हूं बीजेपी इतनी मूर्ख तो नहीं है। बिल्कुल। तो एक तरीके से नीतीश कुमार को भी एक संदेश है बीजेपी का, और ये सारी चीजें पहले से ही पटकथा लिंक दी गई। ये हम कह सकते हैं कि क्या वाकई में एक संदेश ये बीजेपी दे रही है इसके जरिए गृह मंत्रालय अपने पास रखकर। और भूपेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, 2030 पे तो नजर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है, उसके बाद अब बीजेपी चाह रही हो कि भाई और अच्छा काम करे लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि क्राइम रेट जो है वो देखने को मिला। और इसके अलावा जिस तरीके से सवाल हमेशा लॉ एंड ऑर्डर पर उठते आए हैं, तो अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश करके, लोगों के बीच भरोसा कायम करके 2030 में बीजेपी जो है अपने दम पर चुनाव लड़ती नजर आए, ऐसा देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है श्रद्धा जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आदरणीय नीतीश कुमार बिहार का डायनेमिक पर्सनालिटी और सम्मान नेता के रूप में है रे भाई, और हमारा उनके साथ जो दोस्ती है वो आज का नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही है। और उन्होंने ही आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का पद सौंप करके बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने का जो है ना जिम्मा दिया। ये हमारा बचपना का दोस्ती है। ये लोग जब झूठ मूठ के मान लिया कि किसी चीज को मुद्दा बना ले, विपक्षी का तो भाई कोई मुद्दा है नहीं। इनको तो बिहार की सम्मानित जनता 14 करोड़ मिल करके इनको पूरी तरह से मटियामेट कर दिया, इनको चलम चलता कर दिया। अब देख लीजिए इनके घर में ही सिर्फ मुठभन हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर जब घरे में इनका ठीक नहीं है तो ये बाहर का करेगा खा। ये तो बैठ के टीवी चैनल पर इनको झूठे बोलना है, सिगुफा छोड़ना है। अब रही बात, ऐसा है श्रद्धा जी की 2030 का कोई मिशन नहीं है। हमारा 2030 का एक मिशन जरूर है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में बिहार को विकासशील बिहार से विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने का मकसद जरूर है। और लॉ एंड ऑर्डर को एकदम दुरुस्त करके बिहार के सभी बेटा और बेटी और माए को, सभी गार्जियन को मान सम्मान दुरुस्त करके कैसे आगे विभागों का बंटवारा तो खैर भूपेंद्र जी हो गया है, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि उम्मीद तो अब पूरी बिहार की यही है कि जो भी वादे हुए हैं, जो भी वादे पूरे करने की बात कही है एनडीए ने, उनको अब धीरे धीरे करके पूरा किया जाए, क्योंकि बिहार ने बहुत प्रचंड बहुमत से जिताया है एनडीए को। इससे हर कोई वाकिफ है। महागठबंधन ने लाख कोशिश की, लेकिन दाल बिल्कुल नहीं गली बिहार की जनता के सामने, ये सबके सामने है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे भी जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, सबका रिएक्शन मैंने ले लिया, जरा एक रिएक्शन में आपका भी ले लेती हूँ। इस बार गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास, और भी कई मंत्रालय हैं, लेकिन गृह मंत्रालय की जब बात आती है तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार अपने पास ही रखते थे। जब कम सीटें थी तब भी अपने पास रखा, लेकिन इस बार सीधे ये मंत्रालय सम्राट चौधरी यानी कि बीजेपी के पास चला गया। देखिए, बिल्कुल श्रद्धा जी, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं अभी आ रहा था तो पीछे जाम लगा हुआ था। तो जाम लगा था तो मैंने बोला कि भाई जाम किस चीज़ का है, तो बोले साहब वो 2 गाड़ी लड़ गई है। तो दोनों, मैं गया उनके पास तो दोनों गाड़ी वाले लड़ रहे थे आपस में। बोले भैया हमारे तो दिक्कत नहीं है, तीसरा आदमी पता नहीं कहाँ से आ गया है, हम दोनों में तो गाड़ी लड़ी है, उसकी कोई समस्या नहीं, तीसरा आदमी पता नहीं क्यों हमारे बीच में आकर के वो लड़ाई कर रहा है। तो मुझे ध्यान आ गया सुबह सुबह कि यही हाल तो यहाँ पर हो रहा है बिहार के अंदर। भाई सरकार बनी है जदयू की, सरकार बनी है भाजपा की, सरकार बनी है एनडीए की। ये जो बाहर से तीसरा व्यक्ति आ रहे हैं उसमें ताक झाक करने के लिए, उनको जरूरी है अपनी पार्टी के अंदर आत्मचिंतन करने की, आत्ममंथन करने की। ये समय है कि वो अपने अंदर गहराई से विचार करें कि आज ये हस्र, ऐतिहासिक हस्र क्यों हुआ है। जो आरजेडी दावा करती थी कि इस बार वो 80 सीटों से ज़्यादा 100 सीटों के आसपास आएगी, वो सिमट करके 25 सीटों पर आ गई। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय आरजेडी के लिए है। और जहाँ तक सवाल जो है वो गृह मंत्रालय का है, देखिए वो एनडीए का विषय है। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी राजनीतिक जानकार होगा तो उसकी समझ ये होगी कि जो मुख्यमंत्री होता है प्रदेश का, वो साथ में बैठ करके मंत्रालय के बंटवारे करते हैं।
अगर उनको लगता है कि इस बार मंत्रालय कुछ हमारे पास आने चाहिए, कुछ जो है वो बीजेपी के पास जाने चाहिए, तो वो उनकी सोच पर, उनकी समझ पर जो है वो छोड़ दीजिए। और वो मुझे लगता है कि चूंकि पूरी जो जब चुनाव हुआ था तो हमने देखा है कि किसी एक पार्टी को, एनडीए की पार्टी को जनता ने जो है वो ज़्यादा मत नहीं दिया, उन्होंने बराबर बराबर सबको दिया है। इसलिए दिया है कि सबकी सहभागिता हो। देखिए जदयू को भी बहुत बम्पर सीटें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी बम्पर सीटें आई हैं, पासवान साहब को भी अच्छी खासी आई हैं, और उनके साथ जो दूसरी पार्टियां लड़ रही थी उन मांझी साहब को भी आई हैं और उनको भी आई हैं बराबर बराबर। तो ये जब जनता ने बराबर का आशीर्वाद दिया है, जनता ने जब उनको ये कहा है कि आप बराबर के हिसाब से सरकार चलाइए, तो फिर नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी या तमाम गठबंधन के साथी उसको बराबर में चला रहे हैं। कुछ मंत्रालय इनके पास है, कुछ मंत्रालय उसके पास है। वित्त मंत्रालय इस बार जेडीयू के पास आ गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखने को मिला है, ये एक्सचेंज देखने को मिला है। बल्कि वित्त मंत्रालय हर कोई समझता है कि कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वित्त मंत्रालय के लिए। उसके बगैर तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि कैसे सरकार चलेगी या कैसे प्रदेश चलेगा। अरुण जी देखिए, दो लोगों ने कहा, अभी सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से, उन्होंने, भूपेंद्र जी ने कहा कि भाई पहले आप लोगों को तो चिंतन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। कल मैं चिराग पासवान को सुन रही थी, उन्होंने भी एक बात कही कि हर कोई हारता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमानदार मंथन करने की, चिंतन करने की महागठबंधन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भूपेंद्र जी ने कहा पहले तो जो घर के कलेश है उनको निपटाया जाए, क्योंकि वो घर के कलेश अब घर के नहीं रह गए हैं, वो खुलकर सामने आ रहे हैं। तो लगता है कि अब सरकार पर कुछ समय टीका टिप्पणी करने से बेहतर पहले घर की समस्याओं को और हार क्यों हुई उसकी वजह को तलाशा जाए। देखिए श्रद्धा जी, हमें हंसी आ रहा था जो एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे थे विश्लेषक महोदय। शायद इनको देश के लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, संविधान का ज्ञान ही नहीं है। ये तो एक तरफ से कहिए, आपको भी इस मुद्दे पर डिबेट नहीं बुलानी चाहिए। इनके अनुसार देश में आज हर चैनल पर चर्चा का विषय ये बना हुआ है, टॉपिक ये है, बड़े बड़े चैनल पर बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पत्रकार इस पर चर्चा चला रहे हैं। अब मैं तो विपक्ष में हूं, मेरा तो दायित्व है ही। और ये सौरभ जी कहां किन मानसिकता से एग्जाम्पल भी पेश किया, तो अब ट्रैफिक की चर्चा कर दिए, बीच में तीसरी की क्या जरूरत। इनके ज्ञान को इनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, जहां तक श्रद्धा जी है, ये तो स्वाभाविक है ना, मतलब गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाने का मतलब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को बिना नाखून और बगैर दांत वाला तो आप लोगों का सोचना है। मैं कह रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, इस पे तो बात हो ही रही है। ये सवाल का जवाब तो दीजिए कि ईमानदार मंथन चिंतन की जरूरत है। ज्ञान मीडिया को अपना ज्ञान भी दीजिए थोड़ा सा। अरे ये बताइए, बहन के साथ क्या हो गया? बहन के साथ, अरे सुनिए ना, ये अरे बहनिया के साथ क्या हो गया? तेजस्वी यादव जी बहन क्यों करी आ रही है तेजस्वी यादव जी को, ये बताइए। अरे भैया, अरे बहन क्या कह रही है? बहन कह रही है जूता से मारा गया, गाली दिया गया, बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहा है? श्रद्धा जी कैसे ऐसे सब सड़क छाप विश्लेषक को बैठा लेते हैं? ये भाषा है, जनता ने बैठाया। बीच में लगते हैं आप मुझे इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल नहीं करिए। और विश्लेषक करता नहीं, मैंने तो बीच में यही भाषा है। मुझे अनुभवी प्रबुद्ध शख्स लगते हैं, इस तरह की भाषा नहीं प्लीज। नहीं, यही भाषा के कारण तो ये कद्र हुआ है। देखिए श्रद्धा जी, अगर ये भाषा खुद बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि जैसे गुंडों की रैली निकलती थी, ऐसे आरजेडी की जो है वो जनसभाएं होती थी। ये बड़े बड़े पत्रकार जो इन लोगों को पसंद होते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, इन्हीं लोग के पत्रकारों ने आरोप लगाया कि इनकी रैलियों में जैसे डिबेट करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। शब्दों की मर्यादा। एक सेकंड सौरभ जी, दोनों के संस्कार में नहीं, मैं जब मैं इस मंच को संभाल रही हूँ तो मैं जरा बात रखती हूँ। सुनिए अरुण जी, ये तो बीच में ये बात सुनिए। अपने बारी का यार इंतजार करो। अरुण जी, मैं देखिए, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, जायज है, अभी आत्मचिंतन की, मंथन की जरूरत है। अरुण जी बात तो सुन लीजिए, सुनिए ना, बात सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने बोला कि भाई ये बीजेपी पूरी तरीके से ग्रैब करना चाहती है नीतीश, क्योंकि आप लोग तो ये भी बोल रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, ये आप लोगों का कहना था, वैसा तो हुआ नहीं।
भाई 10वीं बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली और एक रिकॉर्ड भी कायम कर लिया, तो वैसा भी नहीं हुआ जो आप लोगों ने कहा। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जो सवाल है कि आप कहते हैं ना कि दूसरी जगह पत्थर नहीं मारना चाहिए, कीचड़ में पत्थर नहीं मारना चाहिए, और साफ साफ ये कहा जाता है कि भाई दूसरे के घर में ताक झांक नहीं करनी चाहिए, पहले अपने घर को देखना चाहिए। इसीलिए सवाल है, और ये सवाल इसलिए है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आप मुझे टोके, क्योंकि वो बात जग जाहिर हो चुकी पूरा है। क्लियर कर लीजिए, ये 10 मिनट में पूरा क्लियर ये कर लीजिए, जग जाहिर हो चुकी है। इसलिए आपको लगता है ना कि जरूरत है आत्ममंथन की, आत्मचिंतन की, और इन सारी चीजों को समेट के एक अच्छे विपक्ष का उदाहरण पेश करने की इलाज की जरूरत है। हाँ। तो देखिए श्रद्धा जी, अच्छे विपक्ष की ही भूमिका हम अदा करते हैं, हमारे नेता करते हैं, हम मुद्दे की ही राजनीति करते हैं। पूरे चुनाव को अगर देखेंगे ना, भले शासनादेश के बल पर एनडीए चुनाव जीत गई, मशीनरी के सहारे, ज्ञानादेश के बल पर, लेकिन पूरा मुद्दे पे हमने राजनीति किया। बेरोजगारी की बात की, महंगाई की बात लेकिन की, जनता को समझ नहीं आई ना, भ्रष्टाचार की बात, जनता नहीं समझ पाई। अब सुनिए, मैं तो बताया, ज्ञानादेश, ईवीएम की सुनामी, शासनादेश, ये समझ में आपको आया? मैं तो बोल रहा हूं ना, जनता हारी है, लोकतंत्र की हार हुई है। आपने देखा प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे चुनाव में? कट्टा, कनपट्टे, मुजरा, घुसपैठिए। लोगों को वो समझ में आ गया, लोगों का वो समझ में आ गया। नहीं देखिए, ये अच्छा नहीं लगता। मैं ये कहना चाहती हूँ, अच्छा नहीं लगता। एक इतना अनुभव होने के बावजूद मैं कांग्रेस के नेताओं को देखती हूँ, महागठबंधन के नेताओं को देखती हूँ, आरजेडी की तरफ से आप बात कर रहे हैं, हर बात का रोना ईवीएम पर, हर बार ठीकरा ईवीएम पर ही फोड़ना है। वो ईवीएम दुखी हो गई है निर्जीव होकर कि भैया कुछ भी हो जाए, मेरे पर ठीकरा फोड़ के चल देता है हर कोई। अरे भैया, आपने देखा कई एग्जाम्पल है श्रद्धा जी, थोड़ा बात बेचैनी से, शांति से सुनिए विपक्ष को भी, जिस तरीके से अन्य लोगों को आप सुनते थे, थोड़ा सुनिए ना। ये देश का सवाल है, जनता आज दुखी है, इस सरकार से जनता खुश नहीं है, भले एनडीए के लोग खुश हैं। जहां तक आज जिस मुद्दे पर डिबेट बुलाएंगे, हम तो उस सवाल पर लगातार आज भी कह रही, भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में सफल होते नजर आ रही है। उनका जो सपना है, ललायत है कि हिंदी पट्टी में बिहार में मुख्यमंत्री हमारा नहीं बन पाया है, उस ओर मैं कह रही हूँ कि अगर बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़ती है और उसको इतनी सीटें जनता देती है, तो फिर भाई बीजेपी की सीधे सरकार बनेगी। उसमें आप क्या कर सकते हैं? जनता के हाथ में ही था ना, जनता ने दिया। आप भी मुद्दे लेकर गए थे, एसआईआर का मुद्दा इतना उछला था, लेकिन कोई जनता के बीच में काम नहीं किया। हिमांशु जी, आप जवाब देना चाहते हैं? एक बार जरा, और भी गेस्ट हैं, मैं जवाब ले लूं। हिमांशु जी, आपका रुक। सदा जी, सरकार चलाना होता है और हमारे संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। तो जो अल्टीमेटली जो पावर होता है वो मुख्यमंत्री जी के पास होता है राज्य में, और केंद्र में जाइएगा तो प्रधानमंत्री जी के पास होता है। तो ये संवैधानिक प्रावधान है। दूसरी बात, जो सीटों का जो भी ये जो अभी विभागों का बंटवारा है, ये गठबंधन के अंतर्गत किया गया, आपस में संवाद और समन्वय के माध्यम से किया गया है। अब विपक्ष को तो इस पे अपना सोचना चाहिए कि अभी भी फ्रेंडली फाइट ही कर रहे हैं आपस में, इनको अपना देखना चाहिए। जो इनके टिकट बेचे जा रहे थे, ये स्वयं पे फोकस न करके, आत्म विश्लेषण न करके, ये अभी भी दूसरे पार्टियों यही बात कहने गई कि आत्ममंथन की, और जो चिराग पासवान ने कही कि ईमानदार आत्ममंथन की, आत्मचिंतन की जरूरत है। भूपेश जी, फिर वही आरोप, ईवीएम की सुनामी, वोट चोरी, ये तमाम आरोप जो हैं वो अभी भी बरकरार हैं। उनका कहना है कि जनता ने तो आप लोगों को जिताया ही नहीं है, आप लोग इसके जरिए ही जीते हैं। फिर से कुछ जवाब देना चाहेंगे? राजद के प्रवक्ता अरुण भाई, जी आ रही है सर आवाज? राजद के प्रवक्ता अरुण जी जो बोल रहे हैं, ये लग रहा है कि ये मठाधीश की तरह ज्ञान बांट रहा है, लोगों को कहते हैं कि ज्ञान ही नहीं है। अरे मेरे भाई, आप जरा ध्यान से सुनिए, आपको तो जनता बटिया मेट करके फेंक दिया, अब काहे का परेशानी है? रही बात ईवीएम की, आप बात करते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सरदार जी। ये लोग जब प्रदेश पर और देश पर शासन किए हैं, तो इनका मुखिया जो है ना क्या किया है, रिसोर्स को लूट करके अपने दाना सेट बन गया। और जो है ना बिहार का खास करके माई समीकरण इनका पूरी तरह से टूट करके चकनाचूर हो गया। जानते हैं क्या किए? जब तक आदरणीय लालू प्रसाद जी होली मनाते थे, तब तक बिहार की सम्मानित जनता खास करके जदुवंशी सिंह को माई समीकरण मदद किया। लेकिन जब वो हैलोवीन मनाना स्टार्ट किए,
उस समय से बिहार की सम्मानित जदुवंश और माई समीकरणी को तोड़ मरोड़ करके मटिया मेट कर दिया। ये कहते थे इनका मुखिया कि हम जो है ना कृष्ण के वंशज हैं, हम कृष्ण के मानने वाले हैं, लेकिन ये जानते हैं ये क्राइस्ट को मानना स्टार्ट किए जिस दिन से, उस दिन से ही मटिया मेट हो गए। इनके घर में भी क्राइस्ट की पूजा होती है। यह स्थिति है मेरे भाई। और रही बात ये ज्ञान बांट रहे हैं ईवीएम पर, कर्नाटक जीत जाते हैं, केरला जीत जाते हैं, आप हिमाचल जीत जाते हैं, आप जो है ना झारखंड जीत जाते हैं, उस पर एक बार भी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। तो इन लोगों के पास में सरदार जी कोई मुद्दा नाम का चीज नहीं है। इनकी जो मुखिया है ये तो भाई लूटन गोविंद है लोग। ये लोग पूरे जो है ना घर में तो इनका महाभारत देखिए हो रहा है। देखिए इनका क्या करते हैं लीडर पोजीशन, जितना क्लास पढ़े नहीं है उतना बार जो है ना हमारे बिहार के तो भाषण देने के लिए बुलाए नीतीश कुमार जी ने शपथ लेने का काम किया। ये क्या करेंगे? ये मठाधीश जी इनको भाषण देने के लिए बुलाए क्या? नहीं, मैंने इतना समय आपको दिया तो आपने तमाम आरोप लगाए, तो मुझे लगा जवाब देना जरूरी है। आपसे भी सवाल पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया उसका। बिहार के वीरप्पन की हार हुई है। बिहार की सम्मानित जनता ने जो है इनको बिहार के वीरप्पन को मटिया मेट करके भेज दिया। जवाब देंगे अरुण जी, जवाब देंगे? इनके पास में कोई मुद्दा है क्या? ये जानते हैं जोट के मोटरी लेके बिहार की सम्मानित जनता के बीच जो है सरदार जी को ब्रेक लगाइएगा कि भाषण देने के लिए बुलाए। नहीं, आप जवाब देंगे, उनको बोल दो चुप हो जाइए। आप जवाब देंगे नहीं तो मैं किसी और के पास जाऊं। करोड़ ने ऐसा रिजल्ट दिया, इनको बना के खाने में ठेल दिया है। जितना इनके पास जवाब सुन लेते हैं। अरे मेरे डिबेट चलाने से क्या होगा? मैंने तो आपसे भी सवाल पूछा था, आपने जवाब ही नहीं दिया। मैं बेचैन आत्मा नहीं हूँ, बीच में बोलो। भूपेश जी करिए ना। भूपेश जी ये बड़का एक सेकंड जरा जवाब सुन लेते हैं। बड़का झूठा पार्टी के प्रवक्ता को साइलेंट करिए ना। करिए और बिहार की ठीक है, ईवीएम के सहारे सरकार में आएगी तो ये बिहार की जनता को अब बताए ना। 11 साल से केंद्र में भी इनकी सरकार है, यहाँ भी अभी डबल इंजन की सरकार है। क्यों चिल्ला? अब जो प्रमुख किए हैं वो पूरा होगा या कि प्रेम मोदी जी जैसे कह दिए थे कि ये जुमला साबित हो गया। एक वर्ष 2 बिहार की जनता महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ये बताएंगे, मुद्दे की बात करेंगे ना। अरे इनको स्क्रीन पे ले आए, ये कौन सा डिबेट कराते हैं भैया? ठीक है, ठीक है। नहीं, आपने क्योंकि एक बार फिर से भूपेन जी जरा मुझे बात रखने दीजिए, क्योंकि अरुण जी का ये कहना है कि भाई हम डिबेट नहीं चला पा रहे हैं। मैं इसका जवाब दे दूं। मेरा ये कहना है क्योंकि आपने जब आपसे सवाल पूछा मैंने, तो आपने सीधे सीधे ये बोल दिया फिर से वही ईवीएम का रोना, ईवीएम की सुनामी, वोट चोरी। जो मैंने जवाब नहीं दिया। अरे मैंने पूछा आपसे ये सेम सवाल आपसे भूपेन जी ने भी पहले पूछा, उसके बाद सौरभ दुबे हमारे साथ हैं, उन्होंने पूछा कि भाई पहले अपने घर की चीजें आप संभालिए, उसके बाद आप एक अच्छे विपक्ष होने का दावा करिए और अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाइए। हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो भाई, विपक्ष का यही काम होता है। सरदार जी ये लोग लाजाए बिलैया का मानो छे, ये लोग खलबलाया हुआ है। बिहार की सम्मानित जनता इनको मटिया मेट कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? क्या? एक मिनट, जरा आवाज सुनाइएगा। अरुण जी क्या बोल रहे हैं जरा बताइए। घर की भी चर्चा कर दो, क्या बताइए? चर्चा नीतीश जी का भी कर दो। नहीं, आपने क्या बोला? आप फिर से बोलिए जरा, मैं प्रधानमंत्री जी वाली बात नहीं सुन पाई। अपने मुख्यमंत्री तो काल में कभी अपनी पत्नी को सीएम हाउस नहीं ले गए। प्रधानमंत्री उनकी पत्नी ने एक्स पे पोस्ट किया, उनकी पत्नी ने ट्वीट किया इसका, उनकी पत्नी ने इसका ट्वीट किया। घर की ही बात करना। एक मिनट सुनिए अरुण जी, आपने जो सीएम की पत्नी की बात कही, उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया। उनको मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला तो अपनी पत्नी को बना दिए मुख्यमंत्री। जब बेटे को बनाना मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को ना बना के, अपने वरिष्ठ नेताओं को ना बना के अपने पुत्र को बना दिए। उनकी जो बहू है ऐश्वर्या राय जी, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया इस पे बात कीजिए। अभी उनकी बेटी है, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया? तो अपना पहले घर देखिए। आप दूसरे पे आरोप सरकार बनाइएगा। टिप्पणी कर रहे हैं। अरे भाई आप तो ऐसा ही मुद्दे से बहुत अलग जा रही है बात, मुद्दे से बहुत अलग जा रही है बात। और भी गेस्ट हैं, जरा एक रिएक्शन संजय जी का ले लेती हूँ। लेकिन अरुण जी इतना कहना चाहूंगी, आपने सीएम की पत्नी की बात कही कि सीएम हाउस नहीं लेके गए, प्रधानमंत्री की भी आपने पत्नी की बात की, उन्होंने किसी ने भी एक्स पर पोस्ट नहीं किया था कि उनको कोई कष्ट है। लेकिन
लालू प्रसाद की बेटी ने एक्स पर पोस्ट करके अपनी दिक्कत बताई, आवाज बैठी हुई थी, सोचिए कितना रोई होंगी, कितनी चीख चिल्लाहट हुई थी, और उस महिला ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है, इसलिए मीडिया भी पूछ रही है ये सवाल। संजय जी, क्या आपका रिएक्शन है, क्योंकि इतने समय से इसी बारे में बात हो रही है, उसके बाद फिर मैं मंत्रालय पर भी बात करूंगी। नहीं सर, देखिए यहाँ पे दो तरह की बातें हो रही है आपके डिबेट में। हमारे सौरभ दुबे जी अच्छे विश्लेषक हैं और बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्होंने आते ही जो रास्ते की कहानी सुनाई और 2 मिनट के बाद उसी रास्ते पर चल पड़े। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का मामला तो अंदरूनी है, लेकिन तेजस्वी और उनकी बहन का मामला राज्य का है और देश का है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। दोहरा मापदंड की बात देखिए जरा, कि यदि आपका कोई वसूल है तो इनकी कोई गलती इसमें नहीं है। गलती मैं मानता इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता होते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो कहते थे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को कि फ्री बीज फ्री बीज फ्री बीज। ये फ्री बीज का जो फार्मूला है देश को चौराहे पर ले जाकर खड़ा कर देगा, कंगाल बना देगा। 5 किलो राशन फ्री दे दो, बिहार में बिजली फ्री दे दो, महिलाओं के खाते में 10,000 डाल दो। व्हाट इज दिस? इसका मतलब श्रद्धा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति नहीं है, एकमात्र नीति है और वो नीति है सत्ता में बने रहो। एन केन प्रकार हमें चुनाव जीतना और सत्ता में रहना है। मैं इसका जवाब सौरभ जी से ले लेती हूँ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे सही कर दूं। होते थे नहीं होते, अभी भी हैं, वही प्रधानमंत्री हमारे अभी भी हैं। मैं यहाँ पर अरे रुक जाइए मैं कंप्लीट कर दूं। वो अभी आज बोल नहीं रहे इसलिए मैंने बोला है, ये मैं जानबूझ के बोला हूँ क्योंकि आज ये बोल नहीं रहे, वो कर रहे हैं। और वो बोलने वाले थे तो कोई और मोदी जी होंगे, आज कोई और मोदी जी हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा ईवीएम का रोना विपक्ष ने शुरू कर दिया, वही रोना आपने कहा था। विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है ईवीएम पे सबसे पहले आडवाणी जी ने लिखा था कि ईवीएम पे रोक लोकतंत्र को मजबूत करेगा। इनके पार्टी के महासचिव साउथ से आते थे, उन्होंने पूरी बुक लिख दी थी जब इतनी हो हल्ला नहीं मचा था। मैं ईवीएम पे रोने की बात, आत्ममंथन की बात हो रही है। विपक्ष आत्ममंथन करता है, आत्ममंथन करने के बाद आरोप लगाता है, तो आत्ममंथन करने के बाद एक निर्णय लेता है कि हमारे हार का कारण ये है। सरकार वहां भी उसी विपक्ष को घेर रही है, ये चुनाव आयोग को, संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगा रहे हैं। तो बताइए विपक्ष कहां जाए? देश की वो जनता जो बीजेपी को वोट नहीं कर रही है वो कहां जाए, कहां रोए? जरा बताइए हमको। विपक्ष का लीडर किसके सामने रोए? मीडिया विपक्ष के बात को लेकर आगे यदि बढ़ने को तैयार नहीं है तो बताइए कौन से मंच पे विपक्ष अपनी बात रख रहे हैं? आप भी इसी मंच पर बात रख रहे हैं, अरुण जी ने भी इसी मंच पर बात रखी थी, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बोल रहे हैं, तो हमने कहा किसकी आवाज दबा दी? अपनी बात रख रहा हूं सर, मैं आरोप नहीं लगा, नहीं मैं आरोप की नहीं, मैं भी अपनी बात ही रख रही हूँ सर। मैं कह रही हूँ कि सबकी आवाज पूरी जनता तक पहुंच रही है। सुन तो लीजिए। मैं देखिए क्या होता है, बीच में रोकने से ना आदमी जो सोचता है ना, फ्लो जो है ना टूटता है। ठीक है, मैं चुप हूँ। आपके बीजेपी के प्रवक्ता ने, भूपेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात की। हमें तो जेडीयू को भी साथ में ले लेता हूं। गठबंधन में इतना बहुमत मिला है कि गठबंधन में मोदी जी और नीतीश जी बिहार के सम्मान दिलाने का काम करेंगे, बिहार को विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे, बिहार में उद्योग लगवाएंगे। तब 20 साल से क्या पकौड़े तलवा रहे थे? 20 साल से किसकी सरकार थी बिहार में? क्यों नहीं किया आपने? लेकिन भूपेंद्र जी प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं, आपकी बात नहीं आएगी, मेरा तक कोई फायदा नहीं होगा। मैं कंप्लीट कर लूं, एक मिनट रुक जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं सर, देश के साथ छलावा है, बिहार राज्य के साथ छलावा है, और नीतीश कुमार जी के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वसीम बरेली का मुझे याद आ रहा है कि तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं, तुझे पाने की कोशिश में मैं इतना खो चुका हूं मैं कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का सौरभ जी से, भूपेंद्र जी जरा सौरभ जी से इसका जवाब ले लेती हूँ क्योंकि वहीं से शुरुआत भी की थी संजय जी ने। सौरभ जी जवाब दे दीजिए। दीजिए जवाब दीजिए, तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। मैंने देखिए कुल मिलाकर के जो संजय जी की बात है, अरुण जी की बात है, जब मैं कह रहा था अरुण जी बड़ा नाराज हो रहे हैं। देखिए मैं तो दिल से चाहता था कि इस बार जो है आरजेडी बहुत मजबूती से लड़े। तेजस्वी यादव जी के चुनाव लड़ने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद था। मैं चाहता था कि तेजस्वी यादव जी एक बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभर करके आए,
लेकिन सुबह सुबह यही सब लोग हम चाह रहे थे और रात तक जो है जनता ने उनको सड़क पे लाके बैठा दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है भाई, ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। दूसरी बड़ी चीज़ हुई कि देखिए बिहार की बेटी, बिहार की बहन, जिस प्रकार से उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा कि मेरे ऊपर जो है वो मुझे गालियां दी गई, मेरे ऊपर चप्पल चलाई गई, ये घर का विषय नहीं रह गया। जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से तमाम मीडिया चैनलों पे कह दिया तो ये सार्वजनिक विषय हो गया। अगर नीतीश कुमार जी या भाजपा में से कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से इस बात को आकर के कहे कि भाई गृह मंत्रालय हम उनको देने से नाराजगी है, तो मैं इस बात पर भी टिप्पणी करूंगा। देखिए ये सब एक विषय जो है ना, अभी इन विषय पे चर्चा मीडिया तो करेगा, मीडिया तो हर पक्ष विपक्ष सबकी बातों को रखता है, लेकिन ईमानदारी से जो अपने जमीर को अगर देखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हमसे कमी कहाँ रह गई, आरजेडी से कमी कहाँ पे रह गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो परिवार को नहीं चला पाया, क्या एक मिसाल नहीं पेश कर सकते थे कि परिवार को पहले एक कर लेते, उसके बाद बिहार के लोगों को कहीं है तो लगा ना कि जो व्यक्ति परिवार को नहीं चला सकता वो बिहार को कैसे चलाएगा। क्योंकि इतने बड़े, अगर इतनी बड़ी गिरावट आरजेडी के वोटों में आ रही है तो ये सोचने और समझने वाली बात है। और तीसरी सबसे बड़ी बात देखिए, बिहार के विकास की बात कहें, 20 साल से पकौड़े तल रहे थे, बिहार से 20 साल पकौड़े नहीं तल रहे थे भाई, बिहार में विकास हो रहा था, तभी लगातार जो है इस बार भी उनको मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार जी। इस बार फिर से उनको जनता ने बहुमत दिया है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता के विवेक पे सवाल मत उठाइए और नहीं जनता को जो है निराश करिए। देखिए जनता सुबह 7 बजे से लाइन में खड़े होकर बिना नाश्ता किए, जलपान किए वो वोटिंग करने के लिए जाती है, वो परिश्रम करती है। आप एक पल में चुनाव हारने के बाद कहते हैं अरे ये तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, अरे ये तो जो है उन्होंने धोखे से ले लिया। इस तरह अगर आपको लगता है तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए मेरा भाई, आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी कहां पर गायब हो गए हैं, तेजस्वी यादव कहां गायब हो गए हैं, ममता बनर्जी जो है वो किस प्रकार से परेशान है। जरूरत है, आज आपके गठबंधन पे सवाल उठ रहे हैं भाई। उद्धव ठाकरे जी जो वहां से उन्होंने कितना आत्ममंथन की जरूरत है या नहीं है, या फिर से वही आरोप, क्या कुछ इस चुनाव के अगर मंथन की बात करें। संजय जी सिर्फ 5 मिनट दे पाऊंगी, 5 मिनट बहुत हो गया। 5 सेकंड माफ कीजिए 5 सेकंड दे पाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं। अरे आप 2 सेकंड दे दीजिए, समय दे दीजिए बस। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सौरभ दुबे जी ने जितनी चिंता लालू परिवार की कर रहे हैं, उनकी बेटी की चिंता कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूं इतनी चिंता उत्तर प्रदेश की सरकार में यदि उन्नाव में हुए घटना जो मोदी जी के जोगी जी के साथ बैठने वाले तो बहुत अलग-अलग चीज कनेक्ट कर रहे हैं संजय जी, बहुत 2 अलग-अलग चीज कनेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर लौटूंगी आप सबके पास, जवाब लूंगी। 5 सेकंड हो गए, मैं फिर आपसे जवाब ले लूंगी। भूपेंद्र जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये जो संजय मिश्रा जी हैं हमारे पत्रकार भाई, विश्लेषण करता, मैं इनको 2 बात कहना चाहूंगा। इन्होंने किया फ्री बीज की बात की और दूसरी बात की 5 किलो अनाज की। लेकिन इनको शायद याद होगा कि जब यही कांग्रेस की शासन थी देश पर 55 सालों तक, ये जानते हैं क्या करते थे श्रद्धा जी? ये अनाज को सड़ा देते थे और औने पौने 10 पैसे किलो प्रति किलो के भाव से जो है ना ब्रिटेन और अमेरिका को जहाज पर लाद के भेजते। लेकिन किसी भी देश की सम्मानित जनता को ये लोग भूखे मुआते थे। इन्हीं के रीजन में अनाज पर जो है ना लोग नौकर क्या काम करते थे। 5 किलो गेहूं पर दिन भर हल जोतते रह जाते थे। बंधुआ मजदूर बनाने वाला ये जो इनकी मिशन थी, उस मिशन को यदि कोई तोड़ा तो देश का एक पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा। ये 5 किलो अनाज दे करके हर गौ माता और गाय और माय को जो है ना कम से कम परेशानी से बचा लिया। रे भाई ये हम लोग काम करते हैं नहीं। ये सुनिए, अब आइए ये जो बात करते हैं, ये जो हमारे कहाँ गए वो राजद के प्रवक्ता, ये गोट बात करते, जानते हैं ये क्यों हारे? इनका हारने का सबसे बड़ा कारण क्या है सुधा जी? ये एक संजय यादव इनके यहाँ है, बहुत बड़ा मिशन चलाता है। वो जानते हैं उसको हरियाणा का गोगा डॉन खोज रहा है। बिहार का जदूवंश जो है ना वोट करता है और राज्यसभा बनाते किसको है? तो हरियाणा से संजय यादव, हरियाणा से प्रेमचंद गुप्ता को, हरियाणा से जो है ना मनोहर झा को। ये स्थिति इनकी है रे भाई। ये पैसा लेकर के जो है ना वोट ये जो है ना बेचते हैं और बेच करके ही बनाते हैं। अब देखिए तेजस्वी का एक और हार का कारण ये क्या किया कि जो है ना जो यूपी का मोस्ट वांटेड, वो मोस्ट वांटेड रमीज कौन है? जो इनका राइट हैंड है। बिहार के अंदर में जो सब क्राइम का जड़ जो है ना
जो मोस्ट वांटेड की क्या जरूरत है सीएम हाउस के अंदर में इनके हाथ 10 नंबर में? क्यों? जो मोस्ट वांटेड है, ये सब कारण है। और संजय यादव और ये सब मिल करके बिहार को चलाना चाह रहा था मेरे भाई। अब रही बात इनका घर का झगड़ा, तो घर का झगड़ा पर जो बोल रहे हैं, ये घर का झगड़ा इसलिए इनका ओपन हो गया, इनकी जीवन सार्वजनिक है श्रद्धा जी, इनकी जीवन पॉलिटिकल है, ये किसी व्यक्ति विशेष नहीं है। ये पॉलिटिकल जीवन में किसी का भी कहानी रोड पर आता है। ठीक है, तो ठीक वह है संजय चर्चा जी, का विषय है। मैं आपका दूसरी रिएक्शन बात, ले लूंगी नहीं, क्योंकि बड़ा सुनिए। सिर पे हाथ आपने रखा था जैसी राशन वाली बात की भूपेंद्र जी ने। मैं आपका एक रिएक्शन सेकंड श्रद्धा जी एक सेकंड। और मैं इस बात में कहना चाहता हूँ कि हार की सबसे बड़ी कारण संजय क्या जी, है? पहले आपका ही रिएक्शन। लालू जी सुनिए, लालू जी कहते थे दौलत दुनिया माल खजाना दुनिया में रह जाएगा, मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे जाएगा। तो काहे का मतलब 3.5 लाख करोड़ का जो प्रॉपर्टी आपने बिटोर लिया रे भाई। ये जो है ना गोला रोड के अंदर में जो है ना 11,000 करोड़ का मॉल बना रहे थे। सरदार जी आपको मालूम है, ये लोग जब जब जो है ना देश में इन लोगों को शासन और सत्ता करने का मौका मिला, तो ये लोग देश के रिसोर्स को लूट करके धनाढ्य बन गए। इसीलिए इनको बिहार की सम्मानित जनता इनको जो है ना काम कर करके बाहर कर दिया। आप देखिए, 2 लोग जवाब देना चाह रहे हैं। भूपेंद्र जी ठीक है, मैंने काफी समय दे दिया है। अरुण जी का जवाब ले लेती हूँ, संजय जी आपका भी जवाब लूंगी। जरा एक बार आरजेडी का रिएक्शन ले लूं, फिर आपका रिएक्शन, क्योंकि सीधे सीधे आरजेडी पर हमला। देखिए श्रद्धा जी, आपने शुरू से हमें बोलने में डिस्टर्ब किया, एक नंबर। दूसरी बात, बोलिए, परिवार को लेकर डिबेट नहीं था, टॉपिक कुछ और था, आपने वहां घुसेरा। इस तरह का एंकरिंग मत करिए। नहीं, आप मेरी एंकरिंग पर सवाल मत उठाइए सर। सुनिए, आप अपना पक्ष रखिए। मैंने तब भी आपसे सवाल आपका पक्ष रखने के लिए पूछा था। नहीं, जो एजेंडा भेजा है उस पर डिबेट करिए और उसके बाद बोलने का निष्पक्ष भाव से मौका दीजिए। सर, मैं इतनी देर से आपको मौका दे रही हूं, आप बोलिए तो। जब हम बोलते, हम बताइए किसी के बीच में बोला ना, बीजेपी के प्रवक्ता के बीच में, जेडीयू के प्रवक्ता के बीच में, श्रद्धा जी। और ऐसा आप ही के साथ होता है, आपके चैनल पर और एंकर बैठते हैं इस तरह का जो है। मैं आपको पक्ष नहीं रखने दे रही हूँ, आप मतलब सीधे सीधे मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा सर उतर आती हैं पक्षपाती करने में। सर, ये आरोप ना एंकर पर लगाना बंद करिए। मैं आप लोगों का गुस्सा समझ सकती हूँ, मैं बहुत देर से कह रही हूँ आप पक्ष रखिए। मैंने तब भी आपसे सवाल पूछा था, सवाल पूछ के आपको जवाब देने का मौका दिया था। आपने ईवीएम की बात कही, मैंने अपनी बात रखी, लेकिन आप मुझ पर सवाल मत उठाइए, मेरी एंकर पे सवाल मत उठाइए। आप अपनी बात रखिए, आपसे जो पूछा है भूपेंद्र जी ने, आप अपनी बात रखिए। जदयू का प्रवक्ता और ये राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जब बोलता है तो पूरा ठंडा जाती है। क्यों भाई? जब मैं बोलने लगता हूं, संजय जी नहीं बोले, संजय जी नहीं बोले, संजय जी तो आप लोगों की तरफ से बोल रहे हैं इतनी देर से। उन्होंने तो, संजय जी आप लोगों की तरफ से बोले, मत करिए, जवाब आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सुनिए, मैं आपको चेतावनी दे दिया। अरे आप धमका लीजिए मुझे, जवाब तो दे दीजिए पहले। डिबेट में मत बुलाइए विपक्ष को, सारे भाजपाई को बैठा लीजिए और विपक्ष को जलियाते रहिए। क्या दिक्कत है? मक्खन लगाते रहिए, उसमें कौन रोका है आपको? मैं अभी भी आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। मैं जवाब इसको स्क्रीन पे कर ला दिए थे दोनों विंडो में। अरे उनको विंडो में जगह दे रहे, उससे आपको क्या मतलब है? सर अब आप पैनल और ये सब कुछ थोड़ी देखेंगे, आप अपना जवाब दीजिए, आपको दिखाऊंगी ना, आपको दिखाएगा पीसीआर, हमारा यही काम कर रहा है। सुन लीजिए श्रद्धा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए भारतीय जनता पार्टी का इतना दोगला चरित्र है, ये शपथ ग्रहण समारोह में नजर आया। प्रधानमंत्री जी करप्शन पे तो गला फलका फलका के बात करते हैं, भाषण देते हैं, परिवारवाद पर तो गला एकदम फैला फैला के बोलते हैं पूरे देश में घूम के। लेकिन आपने देखा नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में, गृह मंत्री जी के उपस्थिति में 10-10 व्यक्ति ने जो पारिवारिक राजनीति घराने से आते हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण लेने का काम किया और करप्ट व्यक्ति ने लेने का काम किया। पता है, जो होम मिनिस्टर जिनको मिला है गृह मंत्रालय, सम्राट चौधरी, जेल से आए हैं हत्या के मामले में, फर्जी डिग्री है उनकी, लंबा चौड़ा ये लोग प्रवचन देते हैं करप्शन पे, परिवारवाद पे। अच्छे खासे
अच्छे खासे वोटों से जीते हैं, समय निकल गया। आपने मुझ पर एक बड़ा आरोप लगाया, आपको आपका पक्ष नहीं रखने दिया। मैंने सवाल तीखे पूछे लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। और 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी देश विदेश की खबरों के लिए लगातार जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।